नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है पढ़ाकू प्रीतम। तो लास्ट क्लास में हमने फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अंदर हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, उसके बाद इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसे है, पैथोफिजियोलॉजी, एंड देन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एंड एट द एंड हम देखेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो क्या प्रोटोकॉल से। क्लियर? सो सबसे पहले हम देखेंगे इसके टाइप्स, फिर हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, फिर हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मेन जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द प्राइमरी क्लासिफिकेशन, ओके, प्राइमरी, and second classification is the secondary classification. Secondary classification is due to the diabetic mellitus, diabetic nephropathy, and this is also any viral infection like HIV, hepatitis B, hepatitis C. Okay, so the secondary factor are the systematic disease. Okay, whenever a person is having systematic disease then it can lead to the nephrotic syndrome. जब भी कोई डायबिटिक मेलाइटिस है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी और वायरल इन्फेक्शन है लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो इन सब से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। देन अगेन इन द प्राइमरी कैटेगरी देयर आर मेनली थ्री टाइप्स। ओके, प्राइमरी कैटेगरी में जो रीजंस होते हैं या क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप होता है। सबसे जो पहला टाइप होता है इसका वो होता है आपका मिनिमम चेंज डिजीज कहते हैं उसको। ओके, मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये जो मेनली होती हैं 70 to 90% जो है वो अकाउंटेबल होती है चाइल्डहुड के लिए। ओके, चिल्ड्रंस में होती है, ये मेनली किसके अंदर रहती है? चिल्ड्रंस के अंदर। और मिनिमल चेन डिजीज बाय द नेम हम जो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमल चेन डिजीज इन मींस जो किडनी की जो सेल्स होती है, किडनी नेफ्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर क्या होता है? मिनिमल चेंज होता है। ओके, एंड आफ्टर मिनिमल चेंज द सेकेंड पार्ट इज मिनिमल चेंज हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक और स्पेसिफिक चीज क्या होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो IgM होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? इसके अंदर IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मेसेंजियल सेल्स, इट इज द स्पेसिफिक किडनी सेल। ओके, देन द सेकंड पार्ट इज, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड सेकंड इज मेम्ब्रेनियस glomerulonephritis. Okay, it is accountable for the 30% of patients in adult. Then next thing is इसके अंदर अब क्या रहेगा कि जो मेसेंजियल सेल है, ओके, मेसेंजियल सेल्स वो थिक हो जाएगी, उनकी जो थिकनिंग हो जाएगी उसके अंदर उसका एक्सपांसन हो जाएगा। ओके, एक्सपांसन ऑफ मेसेंजियल सेल, एंड सेकंड थिंग इज कैपिलरी वॉल थिकनिंग हो जाएगी, कैपिलरी वॉल थिकनिंग, एंड एट द एंड द third part is called as a, okay, the third part is called as a focal segmental
ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्क्लेरोसिस है वो प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, इसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरोसिस प्रेजेंट होता है। ये एक स्मॉल पार्ट से शुरू होता है। ओके, एंड ग्रेजुअली कंप्लीट किडनी को अफेक्ट करता है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकंड कैटेगरी। ओके, in primary category there are mainly three types. First one is minimal change disease, second one is membranous glomerulonephritis, and third one is focal segmental glomerulosclerosis. Minimal change disease is accountable for 70 to 90%, glomerulonephritis is accountable to 30%, and in this the main change is the मिनिमम चेंज होता है। देन दूसरी चीज क्या है, आईजीएम में मिजेंशियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। बट इन मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 30% जो है वो पेशेंट अडल्ट होते हैं। देन जो मिजेंशियल सेल्स होती हैं वो थिक हो जाती है और एक्सपांड हो जाती है। क्लियर? देन द कैपिलरी वॉल भी इनकी थिक हो जाती है। और थर्ड वन है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर स्क्लेरोसिस प्रेजेंट रहता है और ये पहले स्मॉल पार्ट पे होता है, बहुत कम पार्ट पे, देन इट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज and it will affect to complete kidney. And secondary part is, in secondary part means जब भी कोई secondary disease condition है, कोई भी ऐसी systematic disease है जैसे डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वायरल इन्फेक्शन, उन सब से अगर ये जो अपनी किडनी इफेक्ट होती है, सिस्टमेटिक फेलियर होता है, तब उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर? सो जो कैटेगरी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कंप्लीट। देन नाउ वी विल गो फॉर द पैथोफिजियोलॉजी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का। ओके, ओके, नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड है वो यहाँ से आता है। ओके, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और यहाँ से वापस चला जाता है। जब और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से पूरा प्रोसेस करते हुए कंप्लीट यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे आकर कलेक्टिंग जो डक्ट होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कलेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं? यूरिन। ओके, यूरिन यहाँ पे आउटपुट में आपको अपने को मिलता है। दिस कॉल्ड है ग्लोमेरुलस। ओके, ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। जब भी यहाँ पर ग्लोमेरुलस में स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनको कहते हैं पोडोसाइट्स। ओके, इट इज कॉल्ड पोडोसाइट। ये जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं, जब भी इनमें कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन हो गया, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, कोई सिस्टमेटिक डिजीज हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जो इसको डैमेज करेगा। जब पोडोसाइट्स में डैमेज हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रोटीन है, ओके, जो प्रोटीन है वो भी इसके अंदर क्या करेगा? बाहर आना शुरू हो जाएगा। ओके, प्रोटीन का भी फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जनरली जो प्रोटीन था वो ब्लड के साथ वापस बॉडी में चला जाता था, बट अगर ये जो पोडोसाइट सेल्स है इनमें डैमेज हुआ है, उससे क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन अकर होगा, जिससे जो प्रोटीन है, जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है कि डैमेज के बाद प्रोटीन को भी फिल्टर करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन भी किस में प्रेजेंट होता है? यूरिन में प्रोटीन का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। सो जब यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन यूरिया। ओके, प्रोटीन यूरिया। ओके, और ये कितना होता है? मोर देन 3 ग्राम। ओके, मोर देन 3 ग्राम इन 24 आवर्स। जब ये 24 आवर्स से ज़्यादा होता है, 24 आवर्स में मोर देन 3 ग्राम से ज़्यादा होता है, तब हम इसको इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्दर ये जो है ये 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट वन इज मास प्रोटीन यूरिया। ओके, मास मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन यूरिया। जो सेकंड इसका पार्ट होता है वो होता है विथ हिमेचूरिया और विदाउट हिमेचूरिया। ओके,
and at the end the last point is loss of immunoglobulins also. ओके अब क्या होता है, सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबिन्स को देखेंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स में क्या होता है कि जब इम्यूनोग्लोबिन्स का लॉस होता है तो बॉडी के अंदर क्या डिक्रीज हो जाते हैं, एंटीबॉडीज। ओके, जब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डिक्रीज हो जाते हैं तो एंटीबॉडी के डिक्रीज होने के साथ साथ बॉडी के अंदर क्या होता है कि जितने भी जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस होते हैं वो भी धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, जो बॉडी में क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा तो बॉडी की किस चीज़ की डिमांड करेगी, एंटीबॉडी की डिमांड करेगी। जब बॉडी एंटीबॉडी की डिमांड करेगी तो बॉडी किसको मैसेज भेजेगी, जो ब्रेन है वो किसको मैसेज भेजेगा, लीवर को। ओके, ब्रेन किसको मैसेज भेजेगा, लीवर को, कि अब आप एंटीबॉडी बनाइए। और उसी के साथ में क्या होता है, जो मास प्रोटीनूरिया होता है उसी के साथ में एक चीज और होगी, क्या कहेंगे उसको, एल्बुमिन का लॉस। ओके, सबसे ज्यादा क्या लॉस होता है, एल्बुमिन, और इसको क्या कहते हैं, हाइपो एल्बुमिनिया। ओके, तो जब हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है तो जो बॉडी होती है वो वापस, जो ब्रेन है हमारा वो इसको, लीवर को क्या मैसेज भेजता है कि अब आपको क्या बनाना है, एल्बुमिन बनाना है। क्यों, क्योंकि बॉडी में वो कम हो गया है। अब हमारे को क्या बनाना है, एल्बुमिन बनाना है। ओके, एल्बुमिन। और उसी के साथ में लीवर के साथ एक सीन क्या है कि वो जब एल्बुमिन बनाता है, ओके, तो एल्बुमिन बनाने के साथ साथ वो एक चीज और बनाता है, वो एक चीज आपको एक्स्ट्रा देता है। ओके, वो जो एक्स्ट्रा चीज होती है उसको कहते हैं लिपिड्स। ओके, ये लिपिड को भी बनाता है। मतलब जब बॉडी में ऑलरेडी लिपिड तो प्रेजेंट है ही है और लिपिड आ गए तो उसको हम कहेंगे हाइपरलिपिडेमिया। ओके, और ये क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर देगा। क्लियर। अब क्या होता है, जो आपको हाइपो एल्बुमिनिया ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हाइपो एल्बुमिया हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या डिक्रीज होता है, एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोटीन डिक्रीज हो गया। तो जो बॉडी में प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, ओके, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो जो हमारी सेल होती है, क्लियर, उसके अंदर एक प्रेशर होता है, उसको कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ओके, ऑन्कोटिक प्रेशर, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो जब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये जब ये डिक्रीज हो जाएगा ना, ऑन्कोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसको मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा वेजिशन ऑफ ब्लड होता है, ओके, एक्स्ट्रा वेजिशन ऑफ ब्लड, जिससे क्या करता है, जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, वापस ये किस में चला जाएगा, पेरिफेरल इडिमा में, पेरिफेरल इडिमा। और उसी के साथ में तब जब क्या हुआ था, यहां से तो क्या हो गया, हाइपो एल्बुमिनिया हो गया। हाइपो एल्बुमिनिया से प्लाज्मा का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एक्स्ट्रा वेजिशन ऑफ ब्लड हो जाता है, जिससे जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है। और ये जब ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है तो वो पेरिफेरल इडिमा को जनरेट करता है। उसी के साथ में क्या होता है कि नेक्स्ट थिंग, जब एक्स्ट्रा सेलुलर जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है तो इसी के साथ होता है जो हमारा सर्कुलेशन होता है बॉडी का, ठीक है, बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें क्या हो जाता है, वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाता है। ओके, वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लड था वो कहाँ चला गया,
पेरिफेरल सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला गया, जिससे पेरिफेरल इडिमा हो गया। तो जो मेन हमारा बॉडी का सर्कुलेशन था वहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। तो उसके वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, आगे जो हमारा जो वीनस रिटर्न है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, वीनस रिटर्न विल ऑल्सो डिक्रीज। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, ओके, जो हार्ट आउटपुट है, जब हार्ट को प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर कहाँ से देगा, जो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, ओके, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो रीनल ब्लड फ्लो है हमारा, जो किडनी को ब्लड फ्लो होता है, ओके, रीनल ब्लड फ्लो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नॉर्मल कितनी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो नॉर्मल जीएफआर होती हैं वो होती है 90 to 120 ml पर मिनट। ओके, 90 to 120 ml पर मिनट, और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाती है जब ओके अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये डिक्रीज हो गया, तो इसको क्या करती है बॉडी, कंपनसेट करती है वापस बढ़ाने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर था, ये किसका स्ट्रक्चर था, हमारा ग्लोमेरुलस सेल। ओके, ये है बोमन कैप्सूल। तो यहां पर क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती है। ओके, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, वो क्या सीक्रेट करती है, रेनिन। ओके, ये क्या, जब रेनिन शुरू बॉडी में सीक्रेट होना शुरू होता है तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके ओके, अब जो रेनिन एंजियोस्टेनिन सिस्टम है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या करता है, बीपी इंक्रीज करता है। ओके, तो बीपी इंक्रीज करने के लिए इसको क्या चाहिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम चाहिए। ओके, ब्लड वॉल्यूम चाहिए। तो ब्लड वॉल्यूम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वाटर। ओके, और ब्लड को कौन बढ़ाता, ब्लड प्रेशर को कौन बढ़ाता है, सोडियम। सोडियम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होता है, सेम उसी टाइम पर अपना जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है, वहां पर क्या होता है कि अपने जो इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां पर ये अफेक्ट करता है और सीधा शुरू कर देता है रिटेंशन ऑफ वाटर। ओके, ये वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है, वाटर प्लस सोडियम को रिटेन करता है। ओके, ये ओके, अब क्या होता है यहां पर कि जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो गया, तो ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होने लग जाता है। जब सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया तो इससे आगे क्या फर्क आता है, वापस ये किसको जनरेट करता है, इडिमा को। ओके, सो टाइप्स में हो गए थे पैथोफिजियोलॉजी की तीसरा। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। ओके, इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या थे, तो जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स तो ऑलरेडी हमारा पैथोफिजियोलॉजी से निकल के आ गए थे, तो अब हम इनको वापस एक बार डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मेनली क्या क्या होते हैं। ओके, के अंदर सबसे पहला क्या हुआ था, प्रोटीनूरिया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटीनूरिया। ओके, सेकेंड थिंग इज जो प्रोटीनूरिया था उससे क्या हो रहा था बॉडी के अंदर कि पेरिफेरल इडिमा हुआ था। ओके, क्या हुआ था, पेरिफेरल इडिमा। तो नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज पेरिफेरल इडिमा। ओके, सो जो पेरिफेरल इडिमा था, इसको जब हम देखेंगे तो पेरिफेरल इडिमा एग्जैक्टली इसमें तीन टाइप में होता है। ओके, जो पहला पेरिफेरल इडिमा होता है, वो जो सबसे फर्स्ट डायरेक्शन होता है वो इसकी कहाँ पे आता है, आई पर। ओके, सो इसको कहते हैं पेरी ऑर्बिटल। ओके, पेरी ऑर्बिटल इडिमा। जो सेकेंड आएगा वो कहाँ आएगा, एसाइटिस। जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एसाइटिस। ओके, जो थर्ड वन है वो किस रीजन में आएगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिटिबियल इडिमा। ओके, इसको हम कहेंगे पेरिटिबियल इडिमा। तो
फर्स्ट वन हो गया प्रोटीनूरिया, दूसरा हो गया पेरिफेरल इडिमा। पेरिफेरल इडिमा 3 होगा, पेरी ऑर्बिटल इडिमा, एसाइटिस इडिमा और पेरीटिबियल इडिमा। फिर उसके बाद जो होगा वो तीसरा कौन सा होगा, हाइपोएल्बुमिनिया। ओके, तीसरा कौन सा होगा, हाइपोएल्बुमिनिया। जो प्रोटीन लॉस हो रहा है कंटिन्यू, उससे क्या हो गया, हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया होगा। उसके बाद इन सब फैक्टर से क्या होगा, जब पेरिफेरल इडिमा भी होगी, प्रोटीनूरिया भी कंटिन्यूस रहेगा और इडिमा भी रहेगा, तो इससे जो है पेशेंट के अंदर क्या जनरेट होगी, ब्रीथलेसनेस। ओके, क्या होगा, ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस होगी, ब्रीथलेसनेस से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होगी। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। और इसी से इसके क्या रीजन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पल्मोनरी इडिमा। ओके, एक तो हो सकता है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पल्मोनरी इडिमा और दूसरा हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन। ओके, सो यहां तक अपने क्लियर हो गए क्या क्या था ये। और हाइपोएल्बुमिनिया से और क्या हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है। क्लियर, इडिमा ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन दो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, फिर उसको हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे फटीग। ओके, पेलर लुक, उसके बाद इरिटेशन, देन हिपेटोमेगैली। ओके, देन लेथार्जिक। तो ये जो है ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब साइन एंड सिम्टम्स हो गए, अब इन साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई भी हो गया, अब इसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो पहली चीज होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इसकी क्या रहेगी कि इसके अंदर यूरिन एनालिसिस होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज यूरिन एनालिसिस, सेकंड पार्ट इज LFT, liver function test, then RFT, renal function test, then serum electrolyte, then serum creatinine करेंगे, then lipid profile will show increase कोलेस्ट्रॉल। ओके, और उसके बाद जो मेन चीज आएगी वो और क्या आएगी, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे विल शो द प्लूरल इफ्यूजन और इडिमा। ये क्या आपको दिखा सकता है, प्लूरल इफ्यूजन और इडिमा। देन नेक्स्ट इज USG ऑफ किडनी। ये आपको क्या बताएगी, दिस विल शो यू द स्ट्रक्चर। ओके, और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगी। देन द थर्ड वन इज
और कौन सा बचा है, रीनल बायोप्सी। ओके, रीनल बायोप्सी क्या दिखाएगी, इट विल शो द चेंज इन सेल। क्लियर। ओके, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या होगा, यूरिन एनालिसिस होगा, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, then chest x-ray, it will show the pleural effusion or the edema, or USG will show the structural abnormalities, and renal biopsy it will show the changes in the cell. okay, so diagnostic evaluation complete होता है। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो ये रहता है कि what will be the treatment protocols. okay, अब मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है। इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देर आर सेवरल थेरेपीज। ओके, इसके अंदर जो होता है वो ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेरॉयड थेरेपी। क्या यूज करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉयड। कोर्टिकोस्टेरॉयड में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो आपकी प्रेडनिसोन रहती है। ओके, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो और जो सेकंड होता है वो सेकंड थेरेपी रहेगी एंटीबायोटिक थेरेपी। ओके, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, अगर कोई अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो देन एंटाएसिड्स टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ओके, फोर्थ जो थेरेपी रहती है इसके अंदर डायूरेटिक्स। व्हाट इज द रीजन फॉर डायूरेटिक्स, डिक्रीज एडिमा। इन दिस जो डायूरेटिक्स है वो कौन से डायूरेटिक्स यूज किए जाते हैं, लूप डायूरेटिक्स। ओके, एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्रूसेमाइड। ओके, देन नेक्स्ट अगर हाइपोएल्बुमिया की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, एल्बुमिन इन्फ्यूजन। And if any autoimmune disease is there, then we will go for the immunosuppressive therapy. Okay, so this is the protocol. तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम होते हैं ओके, कंपटीशन में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर से। फर्स्ट वन, योर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम GFR। ओके, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सो इट इज 90 to 120 ml per minute, 1.73. so this is also a most important. second part is ड्रग ऑफ चॉइस। अगर स्टीरॉइड की बात होगी तो कोर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, कोर्टिकोस्टेरॉइड, इन कोर्टिकोस्टेरॉइड इट इज प्रेडनी, इट इज प्रेडनिसोन। जो सेकंड है वो क्या है, डायूरेटिक्स। ओके, अगर उसके लिए बात करेंगे तो फ्रूसेमाइड, लूप डायूरेटिक्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, क्लियर। जो थर्ड एमसीक्यू बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो टोटल जो प्रोटीन लॉस होता है वो कितना होता है, जो प्रोटीन लॉस का जो काउंट होता है, प्रोटीनूरिया कितना होता है, तो वो जो वैल्यू होता है वो 3 to 3.5 ग्राम पर 24 आवर। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज, देन द नेक्स्ट थिंग इज जो सीरम एल्बुमिन लेवल होता है, ओके, वो कितना होता है इसके अंदर।
ओके, 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अब आप ये देखोगे कि चाइल्ड के अंदर सबसे पहला साइन कौन सा आता है। ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि चिल्ड्रन फर्स्ट साइन। ओके, सो जो चिल्ड्रन का फर्स्ट साइन होगा स्वेलिंग ऑन फेस। ओके, इन अडल्ट्स में क्या आएगा फर्स्ट साइन, फॉर्मी यूरिन। ओके, जो 6 पॉइंट हो गए। और 7वां एमसीक्यू क्या बनता है इसके अंदर, जो 7th एमसीक्यू है वो क्लिनिकल साइंस से रिलेटेड है। ओके, जो इसका साइलेंट फीचर है, इसका साइलेंट फीचर क्या होता है, साइलेंट फीचर, और इसको आप क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी कह सकते हो, इडिमा। सो इसी के साथ में हमने हमारा कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने टाइप्स देखे, उसके बाद हमने उसका पैथोफिजियोलॉजी देखा, पैथोफिजियोलॉजी के बाद उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा कि आप कैसे किस किस इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो लास्ट में हमने क्या देखा, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखने के बाद कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको कैसा लगता है मेरा ये जो टॉपिक आज मैंने कंप्लीट किया है, इसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भी अगर ऐसे कोई टॉपिक्स है जो आप पढ़ना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।